इस तमाम पॉलिसी के पीछे क्या अवाम की ताईद है, क्या अवाम को पता है उनके साथ क्या हो रहा है? अगर उनके सूबे में कत्ल गारत होती है, उनके सूबे में ड्रोन हमले होते हैं, शादियों में वलीमों में लोग मारे जाते हैं, जहाँ बहक होते हैं, शहीद होते हैं, अगर उनके सूबे में मादनियात के हवाले से कोई मायदे होते हैं, तो ये किस निज़ाम का हिस्सा है? इसी तरह माशी तरक्की के मुख्तलिफ मॉडल जो हैं इस मुल्क में अपनाए गए और दुनिया पूरी में अपनाए गए। एक मॉडल ये था कि जो मार्केट है उसको बिल्कुल खुला छोड़ दो, सेठ जो है वो सबसे बेहतर जानता है कि क्या करना है, कहाँ फैक्ट्री लगानी है, नहीं लगानी, पैसा मुल्क में रखना है, नहीं रखना, दुबई ले जाना है, कहीं और ले जाना है, ये सेठ पे छोड़ दो, रियासत को बिल्कुल पीछे हट जाना चाहिए। ये एक नज़रिया रहा है और आज शायद इसी नज़रिए का मैं समझता हूँ दौरा है पाकिस्तान के अंदर भी। दूसरा नज़रिया ये रहा कि नहीं, हमारे जैसे ममालिक में रियासत का एक बहुत बड़ा कलीदी रोल है, रियासत को तालीम भी देनी है, रियासत को लोगों को सेहत भी देनी है। और इन दो नज़रियात के दरमियान एक जंग इस मुल्क में चलती रही है और ये जंग कभी एक तरफ गई है, कभी दूसरी जानिब गई है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को दोनों मकालमों में कभी कुछ नहीं मिला। आज सूरत हाल ये है कि 15 साल की उम्र के जो हमारे बच्चे हैं उनमें से 40 से 50% किसी स्कूल में नहीं जाते, किसी मदरसे में नहीं जाते, किसी वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में नहीं जाते। हमारे 15 साल के बच्चों में 40% ऐसे हैं जिनका दिमाग और जिस्म उनकी उम्र के एतबार से सिकुड़े हुए हैं। ये दुनिया में बुलंद तरीन सतह है स्टंटिंग की। तो पाकिस्तान आज कहाँ खड़ा है? पाकिस्तान को हमने आगे लेकर जाना है क्या जबर की बुनियाद पर, धौंस की बुनियाद पर? अगर जबर और धौंस से तरक्की होना होती तो वो अयूब खान के दौर में हो गई होती, वो याह्या खान के दौर में हो गई होती, वो ज़ियाउल हक के दौर में हो गई होती, या मुशर्रफ के दौर में हो गई होती। हर बार ये हुआ कि अशराफिया अमीर से अमीर तर हुई और अवाम गरीब से गरीब तर हुए। आज जहां हम खड़े हैं एक बड़े मकालमे की ज़रूरत है, पाकिस्तान के अवाम को शामिल करने की ज़रूरत है इस मकालमे में, वरना नतीजा वही होगा जो 1960 में हुआ या 70 में हुआ या 80 में हुआ या 88 में हुआ या 90 और 2000 की दहाइयों में हुआ। कोई तब्दीली नहीं होगी और हम पीछे जाएंगे। आज ऐसा हमला किया गया है इस मुल्क में आइन और कानून पर जिसकी मिसाल किसी मार्शल लॉ के बदतरीन दौर में भी नहीं मिलती। जिस तरह अदलिया को सरनिगूं किया गया है, जिस तरह जजों के ऊपर तलवार लटकाई गई है, किसी भी हाई कोर्ट के जज को उठाकर आप एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में फेंक सकते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट से खाइफ थे तो आपने सुप्रीम कोर्ट को मुनहदम कर दिया, उसको एक ज़ेली अदालत बना दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आइन की बात करती थी। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बूट में बैठा अफसर सिविलियन की ट्रायल नहीं कर सकता, उसको सजा नहीं दे सकता। ये पूरी दुनिया का मुत्तफ़िक़ा फैसला है। पाकिस्तान आज वाहिद मुल्क है जहाँ एक आइन है जो अदलिया की बात करता है, इंसानी हुकूक की बात करता है, जिसमें सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालतें कर सकती हैं। कोई और मुल्क ऐसा नहीं करता, अफ्रीका का कोई मुल्क ऐसा नहीं करता, लातीनी अमरीका का कोई मुल्क ये नहीं करता। उन मुल्कों में भी शोरिश है, उन मुल्कों में भी दहशतगर्दी है, लेकिन कुछ उसूल हैं जो पूरी दुनिया ने अपना लिए हैं। पाकिस्तान आज पूरी दुनिया से पीछे खड़ा है। जब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप ये नहीं कर सकते, आपका आइन तो हुर्मत इंसान की बात करता है, आपका आइन एक आज़ाद अदलिया की बात करता है, कैसे एक अफसर आज़ाद अदलिया का नेमुल बदल हो सकता है? वो एक मातहत अफसर है, जब उसके बाला अफसर कह चुके कि इनको सज़ा देनी है तो उसकी क्या मजाल कि वो इनको सज़ा ना दे। हम सुप्रीम कोर्ट गए ये कहने कि 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान की आवाम ने वोट डाला था, पीटीआई के लिए वोट डाला था, इमरान खान के लिए वोट डाला था, उस वोट के तकद्दुस का कुछ तो ख्याल करो। हमसे 100 सीटें छीन ली गई, लेकिन जो छोड़ी हैं उनके तनासुब से हमें रिजर्व सीट्स ख्वातीन की और अकलियतों की, गैर मुस्लिम दोस्तों की तो दो, और सुप्रीम कोर्ट ने वो नशस्तें हमें दी। उसकी पादाश में सुप्रीम कोर्ट को एक ज़ेली अदालत बना दिया गया। 26वीं तरमीम आई, फिर 27वीं तरमीम आई। आज इस मुल्क में एक जुबाबंदी का आलम है। आप में से कोई भी खुल के बात नहीं कर सकता, बात करेगा तो पीका के कवानीन हैं, JITs बनेंगी, आपको 10 साल सजा हो जाएगी। आज ईमान हाजिर मजारी और हादी उनके अली उनके मियाँ हमारे सामने एक मिसाल हैं। वो वकला हैं जो हक की बात करते हैं, जो मजलूम के साथ खड़े होते हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। ये पूरे माशरे को इशारा है कि तुम सब महकूम हो,
تمہاری زبان ہمارے قابو میں ہے، تمہارا ذہن ہمارے قابو میں ہے، اگر اپنے ذہن کو آواز دو گے اپنی زبان کے ذریعے تو ہم تمہیں پکڑ لیں گے اور ایک کال کوٹری میں ڈالیں گے۔ کیا پاکستان اس لیے بنا تھا؟ کیا یہ تھا علامہ اقبال کا خواب؟ کیا یہ تھا قائد اعظم کا نظریہ؟ قائد اعظم کی بیسیوں تقاریر ہیں، آج ہم جناح ہاؤس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کیا اس جناح کی کسی تقریر کو ہم نے یاد رکھا؟ بارہا قائد اعظم نے یہ کہا جب وہ ہمارے عسکری اداروں کا دورہ کرتے تھے کہ آپ اپنے حلف کے تحت پابند ہیں، کہ آپ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، آپ جمہوریت کی آواز کو سنیں گے، آپ جمہوریت کے تابع رہیں گے۔ بار بار قائد اعظم نے یہ کہا اپنی مختصر زندگی میں جو قیام پاکستان کے بعد ان کو نصیب ہوئی۔ ان کو یہی فکر تھی کہ یہ مملکت جو میں نے بنانے میں ایک کردار ادا کیا ہے، اس میں کہیں یہ نہ ہو کہ ظلم کا دورہ ہو جائے، جبر کا دورہ ہو جائے۔ تو آج ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں قائد اعظم ہمیں کھڑا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آج ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ملک کا جو مقبول ترین لیڈر ہے وہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ یہ بھی ایک مذاق خیز بات ہے، اور یہ پہلی بار نہیں ہوئی۔ میں اصغر خان صاحب کا وکیل تھا جنہوں نے مقدمہ لڑا کہ 1990 کے الیکشن میں اس وقت کے ڈی جی ISI اور اس وقت کے آرمی چیف نے مداخلت کی۔ ان کا موقف یہ تھا کہ اس مداخلت نے عسکری اداروں، ہماری افواج کے امیج کو خراب کیا ہے، ان کی جو تکریم ہے عوام کی نظر میں اس کو ٹھیس پہنچی ہے، لہٰذا عمل کیا جائے، ان افسران کو سزا دی جائے۔ 16 سال وہ مقدمہ چلا اور بالآخر 2012 میں سنوائی ہوئی اور فیصلہ ہوا۔ اس مقدمے کے دوران میں آپ کو بتاتا چلوں، اس وقت کے ڈی جی ISI اسد درانی صاحب نے ایک ایفیڈیوٹ فائل کیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہاں ہم نے 1990 کے الیکشن میں مداخلت کی تھی، ہم نہیں چاہتے تھے کہ بے نظیر بھٹو دوبارہ ملک کی وزیر اعظم بنے، ہم نہیں چاہتے تھے کہ پیپلز پارٹی کا وجود رہے، ہم فیصلہ کر چکے تھے کہ پیپلز پارٹی اور بے نظیر بھٹو نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ لکھ کر یہ ایفیڈیوٹ انہوں نے عدالت میں دائر کیا۔ آج بھی اگر آپ جا کے فیصلہ پڑھیں 2012 کا، اصغر خان ورسز مرزا اسلم بیگ مقدمے کا عنوان ہے، اس میں آپ کو یہ ایفیڈیوٹ مل جائے گا۔ تو بار بار اداروں نے فیصلے کیے کہ عوام کا کوئی مقبول لیڈر نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے، اس کو منظر سے ہٹانا ضروری ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آپ عوام کے دلوں سے ان کے کیے گئے فیصلوں کو نہیں ہٹا سکتے۔ پاکستان کی عوام باشعور ہے، ہمیشہ باشعور رہی ہے۔ پاکستان کی عوام اگر آج عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے، عمران خان سے امید لگا کے کھڑی ہے، تو اس کی وجہ ہے یہ دیوانے نہیں ہیں۔ ہم جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ہم کوئی سحر زدہ لوگ نہیں ہیں جن کی سوچ نہیں ہے، جن کی عقل نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں اس ملک پہ کون قابض رہا ہے، ہم جانتے ہیں کہ آج جو سیاسی جماعتیں جو ایک زمانے میں جمہوریت کا نام لیتی تھیں، وہ آج معتوب ہونے کے بعد مغلوب ہو چکی ہیں۔ انہوں نے سہا، بہت کچھ سہا، لیکن آج ان کے اندر وہ سخت باقی نہیں کہ وہ عوام کی بات کر سکے۔ وہ سر جھکائے نوکری کر رہی ہیں۔ پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ ایک ہی پارٹی ہے اور ایک ہی شخص، اور آپ کے گھر چولہا نہیں جلتا۔ تو ہم نے اس سیاست کو آگے لے کے چلنا ہے جو عوام دوست سیاست ہے، اور پاکستان کی عوام جانتی ہے وہ عوام دوست سیاست کون کر رہا ہے اور کون کرنے کی سخت رکھتا ہے، کون بے نیاز ہے عہدے سے، کون سیاست میں اس لیے ہے کہ ملک کے لیے کچھ کر سکے، عوام کے لیے کچھ کر سکے، نوجوانوں کے لیے کچھ کر سکے۔ آج اگر ہم کٹے ہوئے ہیں اپنے تمام پڑوسی ممالک سے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ اپنی برآمدات کو بڑھاؤ، ایکسپورٹس کو بڑھاؤ۔ دنیا کا ہر ملک سب سے زیادہ ایکسپورٹ، سب سے زیادہ برآمدات اپنے پڑوسی ممالک کو کرتا ہے۔ آج افغانستان سے ہمارا بارڈر بند ہے، ایران کے ساتھ معاملات ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خدا را وہ ٹھیک ہو جائیں، خدا کرے کہ ایسا ہو۔ بھارت کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ ہیں، لیکن ایک پورا مجموعی طور پہ جب ہم ایک تناظر دیکھتے ہیں اس خطے کا، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو جبر کے ادوار میں فیصلے کیے گئے ان کا خمیازہ ہم آج بھی بھگت رہے ہیں۔ جب تک عوام کی فلاح کو سامنے رکھ کر فیصلے نہیں ہوں گے، اس بدلتے ہوئے جیو پولیٹیکل تناظر میں، اس بدلتے ہوئے معاشی ایک جو نظام کا جو بدلاوا آ رہا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے تو کچھ نہیں ہوگا۔ آپ ایک مارکا جیت کر پاکستان کو فلاح کی جانب نہیں لے کر جائیں گے۔ کوئی ملک آپ سے ہاتھ ملا کر اگر آپ کی جانب چند بلین ڈالر پھینک بھی دیتا ہے تو اس سے پاکستان کے کروڑوں نوجوانوں کو نوکریاں نہیں ملیں گی۔
पाकिस्तान की मईशत, हमारी इकॉनमी, GNP इसकी आज भी 300 बिलियन से ज़्यादा है। इसको 1000 बिलियन होना चाहिए था, लेकिन 300 बिलियन से ज़्यादा आज भी है। अगर कोई 6-8 बिलियन डॉलर आपकी तरफ फेंक भी देता है और उससे आप नए कोई खिलौने खरीद लेते हैं, तो पाकिस्तान की आवाम को क्या फ़ायदा होगा? जब तक पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान के ऐवानों में नहीं गूंजेगी, पाकिस्तान की असेंबलियों में नहीं गूंजेगी, वज़ीर आज़म हाउस में नहीं गूंजेगी, उस वक्त तक पाकिस्तान के अवाम की फलाह मुमकिन नहीं होगी। आपने 16 सीटें जीतने वाली एक पार्टी को हुकूमत दे दी, फिर आपने कहा कि ये अब पाकिस्तान की फलाह के मंसूबे बनाएंगे। ये मुमकिन नहीं है। झूठ और फरेब पर खड़ा निज़ाम कभी भी देर पा नहीं होगा। पाकिस्तान की अवाम कभी भी इस निज़ाम को कबूलियत नहीं बख्शेंगे, और आखिरी कबूलियत वही है अल्लाह ताला की कबूलियत के बाद जो अवाम की तरफ से आए। किसी और की कबूलियत का कोई मतलब नहीं है। तो हम आपके सामने बैठे हैं, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई जवाब देने नहीं। वो एक अफसोसनाक गुफ्तगू थी, इस तरह भी नौयत की गुफ्तगू थी। उसमें ना कोई ऐसा पुरमग़ज़ कोई बयानिया था जिसका जवाब दिया जाए। वो एक दुश्नाम दराजी थी, इल्ज़ामात थे। हम उसका जवाब नहीं देंगे। हम आपको सिर्फ यही कहेंगे कि पाकिस्तान की आवाम को मत धुतकारो। पाकिस्तान की आवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, PTI के साथ खड़ी है। इमरान खान नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। इमरान खान ने इस मुल्क को जोड़ के रखा हुआ है। इस मुल्क के करोड़ों नौजवान इमरान खान की वजह से जुड़े हुए हैं उस बयानिए के साथ जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। वरना बहुत से बयानिए हैं, कोई नस्ल परस्ती का बयानिया है, कोई फिरके का बयानिया है। उन तमाम बयानियों को रद्द करके इमरान खान पाकिस्तान के बयानिए के साथ खड़ा है, और करोड़ों PTI के सपोर्टर वोटर उस बयानिए के साथ खड़े हैं। खुदारा ये मत करो। इमरान खान को माइनस आप नहीं कर सकोगे, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आप ऐसा करते हो तो इस मुल्क के शिराजे को इकट्ठा रखना बहुत मुश्किल होगा। खैबर पख्तूनख्वा पे अगर आप हमला करते हो, वहां अगर आप मुंतखब हुकूमत को हटाकर वहां की आवाम पर मुसल्लत करते हो एक गैर मुंतखब निज़ाम, तो फिर आप खुद जो हालात होंगे उनके जिम्मेदार होंगे। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम गयूर है, वो अपने फैसले खुद करते हैं, वो कबायली अवाम हो या दीगर इलाकों के अवाम हो। आप उनको धुतकार नहीं सकते, आप उनके वजीर आला के हवाले से हर्जा सराई नहीं कर सकते। कोई भी गुफ्तगू हुई हो, आपको गुफ्तगू नामुनासिब लगी हो, हम बात करने को तैयार हैं। बयानिए की जंग में खुदा के लिए पाकिस्तान के मुस्तकबिल को दाव पर मत लगाओ। खैबर पख्तूनख्वा सूबे को दाव पर मत लगाओ। ये एक इंतहाई हसास इलाका है। इस वक्त जो हालात हैं, जो दहशत गर्दी की सूरत हाल है, उसमें अवाम को साथ लेकर चलो। PTI इस वक्त सबसे बड़ी ताकत है मुल्क की, जो मुल्क को फलाह की जानिब ले जा सकती है। मुल्क के अस्करी इदारों की सबसे बड़ी ताकत मैं कहूँगा PTI है। कोई फौज जंग नहीं जीतती जब तक उसके साथ उस मुल्क के अवाम ना हो। इस मुल्क के अवाम की आवाज़ PTI है, इमरान खान है। हमारे बगैर कोई जंग नहीं जीती जा सकती। पाकिस्तान के अवाम के बगैर कोई जंग नहीं जीती जा सकती। जंग एक दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का मार्का नहीं है। ये एक बहुत बड़ी जिद्दोजहद है। इस बड़ी जिद्दोजहद में इदारों को और अवाम को साथ चलना है। अब भी मौका है कि इस मुल्क में इंतशार पैदा ना हो। हमें रोज सोशल मीडिया कहता है बुज़दिल के आदत, लाया अमल दो, जलगार का ऐलान करो। क्यों नहीं करते? क्यों बैठे हो? क्यों सब्र किए बैठे हो? हम बैठे हैं इसलिए कि हमें पाकिस्तान अजीज है। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान में इंतशार हो। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों पर गोलियां चले, वो शहीद हों। हम चाहते हैं कि बैठकर मकालमा हो और हम उस जानिब बढ़े जो सच्चाई की मंजिल है, जो अवाम की आवाज है, उसके मुताबिक हम फलाह को ढूंढें। और हम सब इकट्ठे बैठकर ये कर सकते हैं। अगर आप बात करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ तजुर्बा भी है, यहाँ दानिश भी है, और सबसे बढ़कर यहाँ वो चीज़ है जो आपके पास नहीं है, लेजिटिमेसी है, अवाम की ताकत है, अवाम की ताईद है। तो आपसे गुजारिश ये है और आपको तंबीह भी है कि खुदा के लिए पाकिस्तान को मत धकेलो तारीकियों की जानिब। ये बहुत बार हो चुका, डेकेड ऑफ डेवलपमेंट बहुत बार बनाई जा चुकी। बहुत बार बैनुल अक़वामी एक्सपर्ट आए, माशी एक्सपर्ट आए, चार्ट लेकर आए, पावर पॉइंट लेकर आए। बहुत बार ये हुआ कि बस अब सब ठीक हो गया, अब उड़ान यकीनी है। कभी भी उड़ान नहीं हुई। आज फिर हम वहीं खड़े हैं, वही गलती आप फिर दोहराने जा रहे हो। तो ये मत करो। जो लोग इस मुल्क के हमदर्द हैं, मुहिब्बे वतन हैं, हम आपके सामने मौजूद हैं।
ہم اس ملک کے لیے، اس ملک کی فلاح کے لیے ہر وہ قدم اٹھائیں گے جو ضروری ہے. ہم کوئی اس ملک کے مخالف نہیں ہیں، ہم ضامن ہیں اس ملک کے، اور ہماری ضمانت ہے کہ پاکستان کی فلاح کے لیے عمران خان ہر وہ قدم اٹھائے گا جس کی ضرورت ہے، پی ٹی آئی ہر وہ قدم اٹھائے گی جس کی ضرورت ہے. تو انتشار کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کو مارنا دھاڑنا جو آپ نے 9 مئی کے بعد کیا، چار دیواری کو جس طرح پامال کیا، میں آج بھی روتا ہوں. رات کو بچوں کو میں نے جیلوں میں بند دیکھا، بیویوں نے مجھے تھپڑوں کے نشان دکھائے گھروں میں. آپ نے یہ سب کچھ کیا، جھوٹے مقدمے بنائے، عدالتوں سے جھوٹی سزائیں دلوائیں. اب بس کرو. اب یہ آگے یہ قوم اس کی متحمل نہیں ہو سکتی. یہ اس قوم کا مقدر نہیں تھا، اس لیے یہ پاکستان نہیں بنا تھا. تو ہم اس لیے آپ کے سامنے آج حاضر ہوئے ہیں کہ معاملات کو تناظر میں رکھا جائے. اینٹ کا جواب، جیسا گوہر صاحب نے کہا، پتھر سے دینا بہت آسان ہے، لیکن اس میں ملک کی فلاح نہیں ہے. ہم ایسا نہیں کریں گے.